हेलो बच्चों। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए एक नवाचार हुआ है जिसमें पॉडकास्ट सीरीज है। और इस पॉडकास्ट सीरीज में आज हम वन शॉट के अंदर मतलब इस पॉडकास्ट सीरीज में हम सेल या कोशिका की संरचना वाले चैप्टर की बात करने वाले हैं। और आपको मालूम होगा इस पॉडकास्ट सीरीज में आपको कुछ नहीं करना है। आप लोगों को ईयरफोन्स अपने कान में लगाने हैं और जहां कहीं भी आप जा रहे हैं या आप कुछ भी कर रहे हैं तो आपको सिर्फ मेरे शब्दों को सुनना है और उस शब्दों के माध्यम से मैं पूरी एनसीईआरटी आपको कवर करा दूंगा। तो एक बड़ा चैप्टर है लेकिन अपन इसको कोशिश करेंगे काफी कम समय में इसके पॉडकास्ट के जरिए ये चैप्टर आपका पूरा तैयार हो जाए। तो जैसा मैंने कहा था आपको कुछ नहीं करना है, ईयरपॉड्स को या अपने ईयरफोन्स को कान में डाल देना है और आंख बंद करके इस चैप्टर को सुनना है क्योंकि मैं सारे पॉइंट्स आपको बता दूंगा। तो बच्चों चैप्टर का नाम है कोशिका की संरचना और इस कोशिका की संरचना में सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है कोशिका सिद्धांत के बारे में। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी जो है वो श्लिडिन और श्वॉन ने दी थी। श्लिडिन आपके पास एक बॉटनिस्ट थे, श्वॉन हमारे पास जूलॉजिस्ट थे। सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत 1838 से 1839 के मध्य दिया गया था। अब इस कोशिकांक सिद्धांत के द्वारा यह बताया गया था कि सभी सजीव कोशिकाएं जो हैं या सभी जो प्राणी हैं सारे के सारे जीव हैं वो सभी कोशिका से बने होते हैं या कोशिका के समूह से बने होते हैं। या तो एक कोशिकीय जीव होते हैं या बहुकोशिकीय जीव होते हैं। कोशिका ही उनकी आधारीय मूलभूत इकाई है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो जीवों की कोशिका ही होती है। और इसके बाद इसमें एक रूपांतरण आया 1855 में। इस कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण 1855 में रुडोल्फ वर्चो ने दिया था, जिन्होंने कहा था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, यानी उन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से ही होता है। तो कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण का श्रेय रुडोल्फ वर्चो को जाता है। उन्होंने ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला के माध्यम से बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिकाओं से होता है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा बच्चों, इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद आपको याद रखना है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्या है? कौन से ऐसे जीव हैं जिनमें कोशिका की संरचना नहीं पाई जाती? तो वायरसेस हैं, वायरॉइड्स हैं और प्रायोन्स हैं। जैविक वर्गीकरण में इसकी बात कर रखी है, इसलिए 360 डिग्री मैंने आपको तैयार बताया है। तो कोशिका सिद्धांत का अपवाद आपको ध्यान में रखना है, वायरस, वायरॉइड्स, प्रायोन्स। इनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती और जिनमें कोशिकीय संरचना नहीं होती वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट चीज आती है कि हम दो प्रकार के कोशिकाओं की बात करते हैं या जीवों की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं। सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के बारे में बात करनी है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण आपको याद रखने हैं बच्चों। प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण में आपके पास जीवाणु आते हैं, आर्की जीवाणु आते हैं, नील हरित शैवाल यानी साइनो जीवाणु आते हैं, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ आता है। तो ये सभी के सभी यानी आर्की जीवाणु, बैक्टीरिया यू जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, ये सब प्रोकैरियोटिक जीव हैं। प्रोकैरियोटिक जीव का मतलब है या प्रोकैरियोटिक कोशिका का मतलब है ये ऐसे जीव हैं या ऐसी कोशिका हैं जिनमें विकसित केंद्रक नहीं पाया जाता। विकसित केंद्रक ना होने का मतलब है कि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती और केंद्रिका नहीं होता। तो अब आपको ध्यान में रखना है, एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से संपर्क में लाना है कि जब इनमें कोशिक इनका सुविकसित केंद्रक है ही नहीं, केंद्रक झिल्ली या कोश या केंद्रिका है ही नहीं, तो इनका जो आनुवांशिक पदार्थ है यानी जो डीएनए है वो वृत्ताकार होता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोइड केंद्रकाभ कहा जाता है। इनके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स भी नहीं जुड़े होते हैं। तो इनका डीएनए वृत्ताकार है, द्विरज्जुक है, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंधित नहीं होता है। हिस्टोन प्रोटीन्स इनमें अनुपस्थित होते हैं और यह कोशिका द्रव्य में पाया जाता है वृत्ताकार डीएनए केंद्रकाभ के नाम से जानते हैं। फिर एक और चीज आपको याद रखनी है बच्चों, ये जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव हैं इनमें कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं होते। वो सारे कोशिकांग जिनमें झिल्ली होती है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, गोल्जी है, लाइजोसोम्स हैं, लवक हैं, कोई भी झिल्ली युक्त कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोट्स में केवल झिल्ली रहित कोशिकांग मिलता है, राइबोसोम्स। राइबोसोम्स झिल्ली रहित कोशिकांग है और 70 इस प्रकार के राइबोसोम्स जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करें ना बच्चों, तो यूकैरियोटिक कोशिका में पादप कोशिका है, जंतु कोशिका है। मतलब जब हम 5 जगत वर्गीकरण की बात करते हैं तो आपके पास प्रोटिस्टा जगत आता है, कवक का जगत आता है, पादप आता है और जंतु आते हैं। ये सारे के सारे यूकैरियोटिक के उदाहरण हैं
और पूरा का पूरा मोनेरा जगत, जिसमें अपन ने देखा आर्की जीवाणु, यू बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल और माइकोप्लाज्मा, ये प्रोकैरियोटिक जीव है। अब यूकैरियोटिक जीव में विकसित केंद्रक होता है बच्चों। विकसित केंद्रक है मतलब केंद्रक झिल्ली है, केंद्रिका है, तो उनका जो आनुवांशिक पदार्थ है या डीएनए है वो रेखित होता है, द्विरज्जुक होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ संबंधित होता है। तो डीएनए केंद्रक के अंदर मिलेगा, वृत्ताकार होगा, गुणसूत्रों में पाया जाएगा, वृत्ताकार नहीं होगा, रेखित होगा, गुणसूत्रों में पाया जाएगा, द्विरज्जुक होगा और हिस्टोन प्रोटीन्स के साथ संबंधित होता है। तो डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ संबंधित होता है यूकैरियोट्स में। उसके बाद आपको याद रखना है सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग जो होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, हमारे पास ईआर, गोल्जी, तो ये सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। अब आपको बच्चों ये तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का अपन एक बेस निकाल लिया। अब इसमें आपको ध्यान में रखना है जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं यानी जीवाणु कोशिकाओं की बात करते हैं तो उनमें कुछ विशेष संरचनाएं आती हैं। पहला विशेष संरचना आती है जिसको हम कोशिका आवरण कहते हैं या सेल एनवलप कहते हैं। सबसे पहली चीज याद रखनी है, ये जो कोशिका आवरण है, सेल एनवलप है, ये 3 स्तर का बना होता है और ये केवल प्रोकैरियोटिक या जीवाणु कोशिका में मिलेगा। 3 स्तर का आवरण कैसे होता है? इसमें सबसे बाह्य परत जो होती है बच्चों वो होती है ग्लाइकोकैलिक्स की। बाह्य परत ग्लाइकोकैलिक्स की है। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति के अंदर कोशिका झिल्ली है। तो 3 स्तर का आवरण है जिसको हम क्या कहते हैं? सेल एनवलप कहते हैं और ये केवल प्रोकैरियोटिक या जीवाणु में है। सबसे बाह्य स्तर होता है बच्चों ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स में या तो मजबूत दृढ़ता से जुड़े हुए पदार्थ हैं जिसको हम कहते हैं कैप्सूल, या ढीले ढीले पदार्थ है जिसको कहते हैं स्लाइम लेयर। उसके बाद आता है बच्चों कोशिका भित्ति। अब जीवाणु है, प्रोकैरियोट्स है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है जिसको म्यूरिन के नाम से भी जानते हैं। यह कोशिका भित्ति में भी हल्का बहुत अंतर आता है और कोशिका भित्ति के आधार पर जीवाणुओं को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव जीवाणु में विभाजित किया जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लें कि ग्राम पॉजिटिव जीवाणु, ग्राम नेगेटिव जीवाणु, ये अंतर किस आधार पर है, तो कोशिका भित्ति के आधार पर है। फिर कोशिका भित्ति के अंदर वाला स्तर यानी तीसरा स्तर जो है कोशिका आवरण का, वो होता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली में एक चीज जरूर याद रखिएगा आप बच्चों की, जीवाणु की कोशिका झिल्ली की बात हो या यूकैरियोट्स की झिल्ली की बात हो, प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली हो, यूकैरियोटिक कोशिका झिल्ली हो, दोनों की संरचना लगभग समान होती है। तो यदि प्रश्न आ जाए ऐसी कौन सी कोशिकीय संरचना है जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में समान होती है, तो वो कोशिका झिल्ली है। अब जीवाणु या प्रोकैरियोट्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो जीवाणु या प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली के 2 मुख्य रूपांतरण है। पहला रूपांतरण जो कोशिका झिल्ली में होता है वो होता है मीजोसोम्स। मीजोसोम्स जो होते हैं बच्चों वो जीवाणु के अंदर कोशिका विभाजन में और डीएनए प्रतिकृतिकरण में काम करते हैं। तो कोशिका के विभाजन में और डीएनए के प्रतिकृतिकरण में मीजोसोम्स काम करते हैं। इसके अलावा मीजोसोम्स में श्वसन एंजाइम्स भी होती हैं और वो एंजाइम्स जो होती हैं वो श्वसन में काम करती हैं। इसलिए मीजोसोम्स को किसके समान माना जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया के। जीवाणु या बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम्स होते हैं जो श्वसन में भी काम करते हैं और मुख्य रूप से डीएनए प्रतिकृतिकरण और कोशिका विभाजन में काम करते हैं। इसके अलावा कोशिका झिल्ली का दूसरा रूपांतरण जो जीवाणु या प्रोकैरियोट्स में मिलता है उसे कहते हैं क्रोमैटोफोर्स, और इस क्रोमैटोफोर्स में प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं। तो यह तो बात हुई कोशिका आवरण या सेल एनवलप की जो आपको जीवाणु के अंदर मिलेंगे। अब जीवाणु कोशिका के अंदर आपको एक और अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए भी पाया जाता है बच्चों, जिसको प्लास्मिड डीएनए कहते हैं। यह वही प्लास्मिड डीएनए है जिसको हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी में क्लोनिंग वाहक के रूप में यूज करते हैं। लेकिन यह वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए जीवाणु के अंदर पाया जाता है, अलग से पाया जाता है, अलग से गुणसूत्रीय डीएनए से अलग होता है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय डीएनए होता है। और यह जो प्लास्मिड डीएनए है यह जीवाणु को एंटीबायोटिक प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक प्रतिरोधकता प्रदान करता है, प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करता है, एक नया लक्षण प्रदान करता है यह प्लास्मिड डीएनए जब जीवाणु में पाया जाता है। आपको मालूम होगा जीवाणु को एंटीबायोटिक से नष्ट किया जा सकता है, प्रतिजैविकी से मारा जा सकता है, तो प्लास्मिड डीएनए जो है वो जीवाणु को प्रतिजैविकी प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं। तो यह प्लास्मिड डीएनए भी जीवाणु कोशिका का लक्षण है जो आपको ध्यान में रखना है।
अब हम बात करते हैं बच्चों, जब हम अलग अलग कोशिकीय संरचना की बात करते हैं तो अलग अलग कोशिकीय संरचना में सबसे पहले कोशिका झिल्ली आपको ध्यान में रखना है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोशिका झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं, एकमात्र ऐसी कोशिकीय संरचना है जो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में सेम है। अब ये कोशिका झिल्ली का संरचना समझाने में, विस्तार से समझाने में सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक काम करते हैं। और सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी तरल मोज़ेक मॉडल के माध्यम से कोशिका झिल्ली की संरचना को समझाया था। अब ये जो कोशिका झिल्ली है बच्चों, इसमें एक पॉइंट और एनसीईआरटी में दे रखा है कि कोशिका झिल्ली का अध्ययन यानी कोशिका झिल्ली जो है उसकी संरचना को समझने के लिए आरबीसी का प्रयोग किया जाता है। और एनसीईआरटी का पॉइंट है कि आरबीसी इसकी कोशिका झिल्ली जो होती है उसमें 52% प्रोटीन होता है और 40% वसा पाया जाता है। लेकिन यह प्रतिशत सभी झिल्लियों में समान नहीं होता, हर अलग अलग झिल्ली में अलग अलग देखा जाता है। तो हर झिल्ली में या हर कोशिका की झिल्ली में प्रोटीन और वसा का प्रतिशत अलग अलग होता है। आरबीसी की झिल्ली में 52% प्रोटीन है, 40% वसा है। अब जब हम कोशिका झिल्ली की संरचना की बात करते हैं बच्चों, तो इसमें रासायनिक रूप से वसा होता है, प्रोटीन्स होती है और थोड़ी बहुत शर्करा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स। वसा जो होता है बच्चों वो द्विपरत के रूप में पाया जाता है। तो कोशिका झिल्ली में जो वसा है वो वसा की द्विपरत होती है। द्विपरत में भी जो ध्रुवीय सतह होती है वसा की, ध्रुवीय सतह जो है सिरा वो सतह पर होता है और अध्रुवीय श्रृंखलाएं जो होती हैं वो मध्य में होती है, आंतरिक में। तो भीतर की तरफ अध्रुवीय पूंछ होती है और सिरे पर यानी सतह पर आपके पास ध्रुवीय सिरे मिलते हैं। फिर आपको ध्यान में रखना है बच्चों, सबसे प्रमुख जो वसा है जो प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड्स है। सबसे अधिक मात्रा में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, थोड़ी बहुत मात्रा में ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल भी होता है। कोलेस्ट्रॉल केवल यूकैरियोट्स की प्लाज्मा झिल्ली में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं मिलता। लेकिन सबसे अधिक मात्रा में जो वसा पाया जाता है वो फॉस्फोलिपिड्स होता है प्लाज्मा झिल्ली में। फिर बात करते हैं बच्चों प्रोटीन्स की जो प्लाज्मा झिल्ली में होते हैं। अब प्लाज्मा झिल्ली में प्रोटीन्स का 2 प्रकार होते हैं और वो आधार जो है वो उनके पृथक्करण के आधार पर है। जो प्रोटीन्स सतह पर पाए जाते हैं, आसानी से पृथक किए जा सकते हैं, उनको परिधीय प्रोटीन्स या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स कहते हैं। और जो प्रोटीन्स भीतर की ओर धसे हुए रहते हैं और मुश्किल से पृथक किए जा सकते हैं, उनको हम आंतरिक प्रोटीन्स कहते हैं। तो आंतरिक और बाह्य 2 तरह के प्रोटीन्स प्लाज्मा झिल्ली में मिलते हैं। फिर हमारे पास ध्यान रखना है बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली के बाहर की तरफ यानी बहिकोशिकीय स्तर की तरफ, बाहर की तरफ शर्करा के समूह या कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। और ये कार्बोहाइड्रेट्स हमेशा कोशिका के बाहर की तरफ, झिल्ली के बाहर की तरफ आपको मिलेंगे और ये कोशिका की पहचान करने में और कोशिका को किसी दूसरी चीज से जोड़ने में काम करते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है बच्चों, हमारी जो कोशिका झिल्ली है या किसी भी जीव की कोशिका झिल्ली होती है वो अर्ध पारगम्य होती है, यानी चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है, सेलेक्टिवली परमिएबल है। और चयनात्मक पारगम्यता दर्शाती है, इसका अर्थ है कि कुछ चुनिंदा पदार्थ ही कोशिका झिल्ली को के आर पार जा सकते हैं। इसमें आपको ध्यान में रखना है जो भी पदार्थ कोशिका में बिना ऊर्जा के द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जा सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, उसको हम निष्क्रिय स्थानांतरण या पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्योंकि पदार्थ अधिक मात्रा से कम मात्रा की ओर स्थानांतरित हो रहा है और इसमें ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता है। यदि कोशिका झिल्ली के आर पार सांद्रता के विपरीत गति करानी है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करानी है, तो ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है और ऊर्जा के द्वारा जो स्थानांतरण होता है उसको सक्रिय स्थानांतरण या एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। एक्टिव या सक्रिय शब्द आते ही आपको याद रखना है ऊर्जा का प्रयोग होगा और कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति होगी। निष्क्रिय का मतलब है या ऑस्मोसिस परासरण का मतलब है अधिक से कम सांद्रता की ओर गति होगी और ऊर्जा का प्रयोग नहीं होगा। तो ये तो बात हमने कोशिका झिल्ली की कर ली बच्चों। फिर आता है कोशिका भित्ति की बात। अब कोशिका भित्ति में आपको याद रखना है सारे प्रोकैरियोट्स में माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें, अगर माइकोप्लाज्मा को छोड़ दें तो सारा का सारा मोनेरा जगत, सारे के सारे प्रोकैरियोट, सारे के सारे जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है और वो कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन से बनी होती है। उसके बाद हम बात करें यूकैरियोट्स के अंदर कोशिका भित्ति की, तो आपको पता होना चाहिए जब प्रोटिस्टा जगत हम पढ़ते हैं तो कुछ प्रोटिस्टा जगत में कोशिका भित्ति होती है, जैसे क्राइसोफाइट्स हो गए, डायनोफ्लेजिलेट्स हो गए, इनमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। बाकी यूग्लिना में और प्रोटोजोआ में और स्लाइम मोल्ड्स में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती।
फिर कवक की कोशिका भित्ति काइटिन से बनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और पादप जगत की हम बात करें तो पादपों में कोशिका भित्ति सेल्यूलोज से बनी होती है। इस पे एक परत, एक लाइन आपको एनसीईआरटी की जरूर याद रखनी है कि जब हम शैवाल की बात करते हैं तो शैवाल पादप जगत में आते हैं। हरी शैवाल है, भूरी शैवाल है, लाल शैवाल है, ये सब पादप जगत में आती हैं। और शैवाल की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सेल्यूलोज के साथ साथ गैलेक्टिन्स, मैनिन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिकॉन ऑक्साइड्स पाए जाते हैं। पादपों की कोशिका भित्ति की विस्तार से हम बात करें तो सेल्यूलोज तो है ही, लेकिन उसकी पादपों की कोशिका भित्ति में सबसे पहले मध्य पट्टिका की बात करते हैं, मिडिल लैमेला। मध्य पट्टिका एक सीमेंटिंग परत होती है बच्चों, जो दो पादप कोशिकाओं को जोड़ के रखती है। और यह मध्य पट्टिका कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट से बनी होती है। फिर मध्य पट्टिका के अंदर की तरफ हम बात करें तो हर कोशिका की जो सबसे बाह्य परत होती है उसको हम प्राथमिक भित्ति कहते हैं। प्राथमिक भित्ति सेल्यूलोज से बनी है, हेमी सेल्यूलोज से बनी है और पतली होती है। प्राथमिक भित्ति के अंदर की तरफ आए, मतलब प्राथमिक भित्ति के भीतर की ओर बात करें तो द्वितीय कोशिका भित्ति होती है, वो मोटी होती है, सेल्यूलोज होता है, हेमी सेल्यूलोज होता है, और मोटाई या स्थूलन जो है वो लिग्निन के कारण होते हैं। तो हमेशा रहता है एनसीईआरटी की लाइन है, प्राथमिक कोशिका भित्ति के भीतर की तरफ द्वितीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति की हमने बात कर ली बच्चों, कोशिका झिल्ली की हमने बात कर ली है। अब कोशिकांग पे सवाल आते हैं और बहुत सिंपल सी चीज आपको करनी है बच्चों, कोशिकांग पे सवाल आएंगे। कोशिकांग, उनके कार्य आपको याद रखने हैं। तो सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, जब हम कोशिकांग की बात करते हैं तो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग में 3 याद रखने हैं। 3 ऐसे कोशिकांग होते हैं जिसमें 2-2 झिल्ली है, द्विझिल्ली है। माइटोकॉन्ड्रिया है, लवक, प्लास्टिड्स है और केंद्रक है। ये तीनों के अंदर 2 झिल्ली होती है, द्विझिल्ली। उसके बाद आते हैं हमारे पास एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली में कौन कौन से कोशिकांग आते हैं बच्चों? ईआर, अंतरपद्रव्य जालिका आती है, गोल्जी का आता है, लाइजोसोम्स आते हैं, रिक्तिका आते हैं। ये सब एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। और झिल्ली रहित कोशिकांग, ऐसे कोशिकांग जिनमें झिल्ली नहीं होती है, वो राइबोसोम्स हैं, तारक केंद्र हैं और केंद्रिका है। ये 3 ऐसे कोशिकांग हैं, राइबोसोम्स, तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स और केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर आपको झिल्ली नहीं मिलती है। अब हर कोशिकांग के लक्षण और उनके कार्य आपको बेहतर रूप से ध्यान में रखने हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। माइटोकॉन्ड्रिया द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है बच्चों, बिल्कुल, जिसमें 2 झिल्ली है, बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, उसमें विस्तार प्रकार के घुमाव पाए जाते हैं जिनको हम क्रिस्टे कहते हैं, इनफोल्डिंग्स। इन क्रिस्टों के कारण उनका क्षेत्रफल बढ़ जाता है। ज्यादा क्षेत्रफल के कारण ज्यादा एंजाइम्स पाई जाती हैं और ज्यादा F0 F1 कण पाए जाते हैं। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक झिल्ली के भीतर मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए होता है, खुद का वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए होता है और 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम्स हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता होती है, इसलिए इनको कोशिका के भीतर कोशिका, अर्धस्वायत्त कोशिकांग भी कहा जाता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया में आपको पता होना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर श्वसन, वायवीय श्वसन की प्रक्रियाएं होती हैं, लिंक रिएक्शन होता है, क्रेब चक्र होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण श्रृंखला होती है। तो वायवीय श्वसन से संबंधित माइटोकॉन्ड्रिया हैं, एटीपी उत्पादन में काम करते हैं, इसलिए इनको कोशिका का शक्ति घर कहा जाता है। तो कोशिका का शक्ति घर जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। सॉसेज आकार के होते हैं, एनसीईआरटी में दे रखा है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हम बात करें बच्चों, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बाद हमारे पास प्लास्टिड्स आते हैं, लवक आते हैं। प्लास्टिड्स भी द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, लेकिन प्लास्टिड जो हैं बच्चों वो केवल पादप कोशिकाओं में और यूग्लिनॉइड्स में होते हैं। जंतु कोशिकाओं के अंदर प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, इनके भीतर भी वृत्ताकार द्विरज्जुक डीएनए होता है, 70 प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं, इनमें भी प्रोटीन संश्लेषण की क्षमता पाई जाती है। ये भी कोशिका के भीतर कोशिका या अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहलाते हैं। फिर प्लास्टिड जो होते हैं बच्चों, ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, रंगहीन होते हैं जिनको हम कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट, हरे के अलावा अलग अलग रंग के होते हैं जिनको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और हरित प्लास्टिड्स होते हैं जिनको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। जिनमें रंग नहीं होता, जिनको हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, रंगहीन, इनका काम भोजन संचय या भोजन संग्रह में होता है। ये कार्बोहाइड्रेट का संचय करते हैं तो इनको अमाइलोप्लास्ट कहते हैं, ये प्रोटीन का संचय करते हैं तो इनको एल्यूरोप्लास्ट कहते हैं, और अगर ये वसा या तेल का संचय करते हैं तो इनको इलाइयोप्लास्ट कहते हैं। तो अलग अलग भोजन संचय के आधार पर इनके अलग अलग नाम हैं। कार्बोहाइड्रेट संचय करने वाले
अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन संचय करने वाले एल्यूरोप्लास्ट और वसा संचय करने वाले इलायोप्लास्ट। फिर हमारे पास रंगीन लवक आते हैं बच्चों, जिनको हम कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो पत्तियों को, फलों को अलग अलग रंग प्रदान करने के लिए कौन काम करता है? क्रोमोप्लास्ट। इनमें वर्णक होते हैं, कैरोटीन्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं और अलग अलग प्रकार के रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोफिल के कारण हरे जो प्लास्टिड होते हैं उनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं और ये क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं। क्लोरोप्लास्ट की संरचना में आपको पता है, ऐसे थैले रूपी संरचना होती है जिनको थाइलेकोइड्स कहते हैं। थाइलेकोइड्स एक के ऊपर एक व्यवस्थित होते हैं जिनको हम ग्रेना कहते हैं और इनकी मैट्रिक्स जो होती है उसको स्ट्रोमा कहा जाता है और ये प्रकाश संश्लेषण में काम करते हैं। अगर आपको याद होगा तो प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है वो ग्रेना या थाइलेकोइड झिल्लियों पर पाई जाती है इनके, और जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है, डार्क रिएक्शंस, वो इनके स्ट्रोमा में होते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों की अब एकल झिल्लीय कोशिकांग की। एकल झिल्लीय कोशिकांग पढ़ने से पहले यहां पर एक अंतः झिल्ली तंत्र होता है जिनको हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में 4 कोशिकांग शामिल किए गए हैं और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में इन चारों कोशिकांगों को इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि इन चारों कोशिकांगों के कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये 4 कोशिकांग हैं, इन 4 कोशिकांगों के कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनके कार्य एक दूसरे से संबंधित हैं, इसलिए इन चारों कोशिकांगों को एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में शामिल किया गया है। वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? उसमें 4 याद रखने हैं बच्चों आपको। अंतरप्रद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी काय यानी गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तीसरा आपके पास होता है जिसे हम कहते हैं लाइसोसोम्स और चौथा होता है रिक्तिका या वैक्यूल्स। तो ये 4 कोशिकांग जो हैं ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, अंतः झिल्ली तंत्र का हिस्सा है, क्योंकि चारों का काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें हम सबसे पहले आते हैं बच्चों अंतरप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतरप्रद्रव्य जालिका जो होती है बच्चों, ये 2 प्रकार के होते हैं। या तो इनकी झिल्ली पर राइबोसोम्स होते हैं या नहीं होते हैं। यदि इनकी झिल्ली पर राइबोसोम्स होते हैं तो इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और यदि इनकी झिल्ली पर राइबोसोम्स नहीं होते हैं तो इनको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एनसीईआरटी के चित्र पर अगर ध्यान दें तो आपको ध्यान में रखना है, ये जो ईआर होता है बच्चों, इसकी जो झिल्ली है, इसकी झिल्ली केंद्रक झिल्ली के साथ सतत होती है। अब आरईआर जो है यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, क्योंकि उनकी सतह पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं इसलिए उनका काम प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावन में होता है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उस पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इसलिए उनका मुख्य काम वसा उपापचय से संबंधित होता है और स्टेरॉयड हार्मोन्स के जैव संश्लेषण में काम करते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोटीन संश्लेषण और स्त्रावन और केंद्रक झिल्ली का निर्माण आरईआर करता है और वसा उपापचय स्टेरॉयड हार्मोन्स का संश्लेषण एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फिर हम आते हैं बच्चों गोल्जी काय पर। गोल्जी काय का कार्य किससे जुड़ा हुआ है? हमारे पास ईआर से जुड़ा हुआ है। अब गोल्जी काय एकल झिल्लीय कोशिकांग है, लेकिन इसमें 2 सतह होती हैं बच्चों। एक सिस सतह होती है और एक ट्रांस सतह होती है। सिस सतह जो है वो ईआर की तरफ पाई जाती है और जो ट्रांस सतह होती है, ट्रांस फेस, वो झिल्ली की तरफ, प्लाज्मा झिल्ली की तरफ पाया जाता है। इसका मतलब यह है बच्चों कि गोल्जी काय का कार्य ईआर से जुड़ा हुआ है। ईआर जो होता है वो प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है, आरईआर। एसईआर जो होता है वो वसा का संश्लेषण करता है। तो वो प्रोटीन और वसा जो ईआर से आते हैं वो गोल्जी काय के पास सिस सिरे पर पहुंचते हैं। सिस सिरे से फिर वो उसकी पैकेजिंग होती है। तो प्रोटीन्स और वसा की पैकेजिंग करना, उनको प्रोसेस करना, उनको स्त्रावन के लिए आगे भेजना, ये गोल्जी काय का कार्य होता है। उसके अलावा गोल्जी काय जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स का संश्लेषण करते हैं। इसके अलावा मानव शुक्राणुओं में जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण गोल्जी काय करता है। इसके अलावा जो लाइसोसोम्स निकलेंगे वेसिकल्स के रूप में, वो लाइसोसोम्स का निर्माण भी गोल्जी काय ही करता है। तो गोल्जी काय का एक सिस सिरा होता है और जिसे हम फॉर्मिंग सिरा कहते हैं, और एक ट्रांस सिरा होता है जिसको हम मैच्योरिंग सिरा कहते हैं। फिर गोल्जी काय के बाद आता है बच्चों नेक्स्ट हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स भी एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं और इनका निर्माण जो है वो गोल्जी काय से होता है। लाइसोसोम्स की खासियत ये होती है बच्चों की इसमें जल अपघट्य एंजाइम्स होती हैं, और लाइसोसोम्स में ये जल अपघट्य एंजाइम्स या हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होती हैं, ये अम्लीय पीएच पे काम करती हैं, लगभग पीएच 5 पर। और ये जल अपघट्य एंजाइम्स में प्रोटीन पाचन एंजाइम्स होती हैं, कार्बोहाइड्रेट पाचन एंजाइम्स होती हैं, न्यूक्लिक अम्ल पाचन एंजाइम्स होती हैं, वसा पाचन एंजाइम्स होती हैं। तो ये सभी पाचन एंजाइम्स जो लाइसोसोम्स में होती हैं।
हाँ, अगर ये लाइसोसोम्स की एंजाइम्स लीक होकर कोशिका द्रव्य में आ जाएं तो वो कोशिका को ही नष्ट कर देती हैं। इसलिए हम लाइसोसोम्स को आत्मघाती थैले भी कहते हैं। सामान्य रूप से देखा जाए तो लाइसोसोम्स का कार्य होता है भक्षण में। तो जितनी भक्षाणु कोशिकाएं होती हैं हमारे अंदर, न्यूट्रोफिल्स हैं या मोनोसाइट्स हैं, उनके अंदर लाइसोसोम्स ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फिर आता है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट कोशिकांग है अंतःझिल्ली तंत्र में, आखिरी आता है रिक्तिका। रिक्तिका भी एकल झिल्ली कोशिकांग है, वैक्यूल्स भी एकल झिल्ली कोशिकांग है। इसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। तो टोनोप्लास्ट किस झिल्ली का नाम है? रिक्तिका या वैक्यूल्स की झिल्ली का। पादपों में आपको ध्यान में रखना है, जो रस रिक्तिका होती है, जो सैप वैक्यूल होते हैं, वो उसके आयतन का 90% तक ऑक्यूपाई कर सकते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है। तो पादपों में तो रिक्तिका 90% आयतन तक बना सकती है, क्योंकि उसमें इतना रस, इतना जल और इतने स्त्रावी पदार्थ एकत्रित होते हैं। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में सामान्यतः खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जैसे अमीबा है। अमीबा में खाद्य रिक्तिका होती है जो भोजन पाचन में काम करती है। इसके अलावा अमीबा हो या शुद्ध जल वाले प्रोटोजोआ हो, उसके अंदर संकुचनशील रिक्तिका भी होती है, और वो संकुचनशील रिक्तिका परासरण नियमन में काम करती है। तो अमीबा के अंदर और दूसरे शुद्ध जल वाले प्रोटोजोआ के अंदर आपको संकुचनशील रिक्तिका भी पाई जाती है, जो परासरण नियमन में काम करेगी। फिर हमारे पास बच्चों अब नेक्स्ट कोशिकांग में राइबोसोम्स की बात करते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो आपको याद रखना है झिल्ली रहित कोशिकांग है, और उनकी खोज का श्रेय पेलेड को जाता है। तो पेलेड, रॉबर्ट पेलेड थे, 1953 में उन्होंने राइबोसोम्स की खोज की थी, और ये सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं और इनमें झिल्ली नहीं होती है। अब आपको ध्यान रखना बच्चों, ये राइबोसोम्स हैं, अगर इनमें झिल्ली नहीं है तो ये रासायनिक रूप से आरएनए और प्रोटीन से बने हैं, और आरएनए और प्रोटीन से बने हैं इसलिए इनको राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। ये राइबोसोम्स दो प्रकार के होंगे बच्चों, 70S प्रकार के, 80S प्रकार के। इसमें जो एस होता है बच्चों, एस होता है स्वेडबर्ग इकाई, या तो वैज्ञानिक के नाम पे स्वेडबर्ग इकाई है, या अवसादन सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। और एस के द्वारा ये इनके साइज को, इनके घनत्व को दर्शाते हैं। तो साइज या डेंसिटी का मापक जो है वो एस होता है। 70S वाले जो राइबोसोम्स हैं बच्चों, वो प्रोकैरियोट्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलेंगे, और माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में मिलेंगे। और 80S प्रकार के राइबोसोम्स जो होते हैं वो यूकैरियोट्स के कोशिका द्रव्य में मिलते हैं और आरईआर की सतह पर मिलेंगे। 70S राइबोसोम्स में बड़ी उपिकाई 50S होती है, छोटी उपिकाई 30S होती है, और 80S राइबोसोम्स के अंदर 60S बड़ी उपिकाई होती है, 40S छोटी उपिकाई होती है। और जहां भी राइबोसोम्स होते हैं बच्चों, वहां पर प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम्स का सबसे प्रमुख काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो प्रमुख रूप से प्रोटीन संश्लेषण में कौन काम करते हैं? राइबोसोम्स काम करते हैं। इसलिए उनको कोशिका के इंजिन्स या प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहा जाता है। फिर हमारे पास आते हैं बच्चों राइबोसोम्स के बाद नेक्स्ट कोशिका आता है तारक केंद्र, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल्स। अब तारक केंद्र या सेंट्रियोल जो होते हैं ये भी झिल्ली रहित होते हैं बच्चों, लेकिन ये हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, और जोड़े में पाए जाते हैं, और दोनों जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के 90 डिग्री अक्ष पे मिलते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, और दोनों को मिलाकर इसको हम तारक काय भी कहते हैं, सेंट्रोजोम भी कहते हैं। ये सेंट्रियोल्स आपको याद रखना है बच्चों, उच्च पादपों में नहीं पाए जाते। जंतुओं में मिलेंगे, कुछ निम्न पादपों में मिलेंगे, लेकिन तारक केंद्र जो होते हैं वो उच्च पादपों में नहीं पाए जाते। अब ये जो तारक केंद्र है बच्चों, ये बेसिकली सूक्ष्म नलिकाओं का, माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन्स का संगठन होता है। और ये जो सेंट्रियोल्स हैं, इनके अंदर 9+0 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है। परिधि में तो 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं जो 3-3 उप इकाई के रूप में होते हैं, और केंद्र में सूक्ष्म नलिका नहीं होती है। तो परिधि में 9 होती है, केंद्र में नहीं होती है। 9+0 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था आपको तारक केंद्र में मिलती है। ये तारक केंद्र आगे चलकर तर्कु तंतु बनाते हैं जो कोशिका विभाजन में काम करते हैं, और बेसल बॉडी का निर्माण करते हैं, जिससे सीलिया और फ्लैजिला, कशाभिक और पक्षमाभिक की उत्पत्ति होती है। फिर आपको यहां पे आना है बच्चों, कोशिका कंकाल होता है। कोशिका कंकाल जो है वो प्रोटीन्स, वो तंतुमय प्रोटीन्स का समूह होता है, लेकिन ये तंतुमय प्रोटीन्स का समूह कोशिकीय कंकाल केवल यूकैरियोट्स में मिलता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं पाया जाता। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर कोशिका कंकाल नहीं होता। ये तंतुमय प्रोटीन्स जो हैं वो यूकैरियोट्स में मिलते हैं, कोशिका के आकार को बनाए रखने में मदद करते हैं, कोशिका की गति को बनाए रखने में काम करते हैं, और कोशिका को यांत्रिक सहयोग देने में कोशिका कंकाल कार्य करता है।
फिर आते हैं बच्चों हमारे पास गमनांक के रूप में सीलिया और फ्लैजिला, कशाभिक और पक्षमाभिक होते हैं। सीलिया फ्लैजिला गमनांक होते हैं बच्चों, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, यूकैरियोट्स में भी होते हैं। प्रोकैरियोट्स में उनकी संरचना बेहद सरल होती है। बेहद सरल का मतलब यह है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर इनके अंदर कोई सूक्ष्म नलिकाएं नहीं पाई जाती, बिल्कुल एक आधारीय काय बेसल बॉडी होती है। फिर आपके पास हुक होता है और हुक के बाद आपके पास एक तंतु होता है जिसमें फ्लैजिलिन प्रोटीन होता है। कोई सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था नहीं पाई जाती। लेकिन यूकैरियोट्स के जब सीलिया फ्लैजिला की बात करते हैं तो उसमें जटिल 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है। उसका जो केंद्र होता है, उसका जो कोर होता है, उसको हम एक्सोनीम कहते हैं और उसमें 9+2 सूक्ष्म नलिकाओं की व्यवस्था पाई जाती है। परिधीय में 9 सूक्ष्म नलिकाएं होती है, केंद्र में 2 होती हैं। तो 9+2 होता है, तारक केंद्र में 9+0 होता है। फिर बच्चों ये गमनांक के रूप में काम करते हैं। सीलिया और फ्लैजिला में हल्का अंतर भी याद रखना है आपको। सीलिया छोटे होते हैं, फ्लैजिला बड़ा होता है। सीलिया पूरी सतह पर पाए जाते हैं, फ्लैजिला की संख्या 1, 2 या कुछ होती है। और सीलिया सभी के सभी सीलिया मिलकर एक सम्मिलित रूप से गति करते हैं, जबकि जो फ्लैजिला है वो स्वतंत्र रूप से गति दर्शाते हैं। तो ये गमनांक के रूप में सीलिया और फ्लैजिला आपको ध्यान में रखने हैं। फिर आता है बच्चों नेक्स्ट की बात करें जब हम केंद्रक की बात करते हैं। अब केंद्रक या न्यूक्लियस जो है वो द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। उसकी खोज का श्रेय किसको गया है? रॉबर्ट ब्राउन को। तो रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। अब द्विझिल्ली युक्त कोशिकांग होता है, इसकी बाह्य झिल्ली जो होती है बच्चों वो ईआर के साथ सतत रूप से पाई जाती है, जुड़ी होती है। अब इसके अंदर केंद्रक जो झिल्ली है बच्चों उसमें जगह जगह पर न्यूक्लियर पोर्स या छिद्र होते हैं और इन न्यूक्लियर पोर्स के द्वारा आरएनए और प्रोटीन्स की गति कराई जाती है। आरएनए और प्रोटीन्स को दोनों दिशा में, मतलब आरएनए को केंद्रक से कोशिका द्रव्य में, प्रोटीन्स को कोशिका द्रव्य से केंद्रक में जाने में काम करते हैं ये केंद्रक छिद्र या न्यूक्लियर पोर्स। अब केंद्रक के अंदर क्या होता है बच्चों? केंद्रक के भीतर केंद्रक द्रव्य होता है और केंद्रिका कोशिकांग होते हैं। केंद्रिका झिल्ली रहित कोशिकांग होते हैं और ये आरएनए या राइबोसोम्स के संश्लेषण में काम करते हैं। तो राइबोसोम्स के निर्माण में कौन काम करता है? केंद्रिका। तो एनसीईआरटी की लाइन है कि जो कोशिका सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती है, वो सभी कोशिकाएं जो सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करती हैं उनमें राइबोसोम ज्यादा होगा और राइबोसोम ज्यादा बनाने के लिए उनमें केंद्रिका की मात्रा भी ज्यादा होगी। फिर आता है बच्चों केंद्रक द्रव्य। केंद्रक द्रव्य में आपको क्रोमैटिन मिलता है जिसको हम आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। यह क्रोमैटिन जो होता है, क्रोमैटिन धागे रूपी संरचना है जो बिखरी हुई रहती है और इसमें डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन्स और गैर हिस्टोन प्रोटीन्स का समावेश होता है। ज्यादा मात्रा में प्रोटीन्स, हिस्टोन और गैर हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, फिर डीएनए है और आरएनए है। इनके मिश्रण से क्रोमैटिन बनता है और यह कोशिका विभाजन के दौरान ये क्रोमैटिन रेशे संघनित होकर गुणसूत्रों का रूप ले लेते हैं। तो विभाजन के दौरान क्रोमैटिन ही क्रोमोसोम या गुणसूत्र में रूपांतरित हो जाता है। अब जब हम गुणसूत्रों की संरचना की बात करते हैं बच्चों, तो गुणसूत्रों की संरचना में आपके पास एक गुणसूत्रीय बिंदु होता है और गुणसूत्रीय बिंदु जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, उस सेंट्रोमियर गुणसूत्रीय बिंदु के दोनों तरफ प्रोटीन के वलय या प्रोटीन के डिस्क होते हैं जिसको काइनेटोकोर कहते हैं और ये प्रोटीन के डिस्क या काइनेटोकोर से तर्कु तंतु जुड़ते हैं विभाजन के दौरान। अब ये जो गुणसूत्रीय बिंदु होता है बच्चों जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं, इस गुणसूत्रीय बिंदु का पोजीशन फिक्स नहीं होता, इसकी लोकेशन गुणसूत्र में फिक्स नहीं होती, अलग अलग गुणसूत्र में अलग अलग इसकी पोजीशन होती है। तो गुणसूत्रीय बिंदु या सेंट्रोमियर एक गुणसूत्र में कहां कहां पाया जाता है, उसके स्थल, उसकी पोजीशन के आधार पर गुणसूत्रों के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार होते हैं बच्चों। अगर गुणसूत्रीय बिंदु सेंट्रोमियर अगर सिरे पर पाया जाता हो, एंड पर पाया जाता हो, तो ऐसे गुणसूत्र को टीलोसेंट्रिक कहते हैं। अगर वो सिरे के नजदीक है तो उसको एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्र कहा जाता है। अगर वो गुणसूत्रीय बिंदु केंद्र में है, सेंटर में है, तो उसको मेटासेंट्रिक गुणसूत्र कहते हैं और केंद्र से हल्का सा दूर है तो उसको सब मेटासेंट्रिक कहते हैं। जब गुणसूत्रीय बिंदु या सेंट्रोमियर एंड सिरे पर होगा तो टीलोसेंट्रिक, आई शेप का होगा और इसमें एक ही भुजा दिखेगी। केंद्र सिरे से थोड़ा सा नजदीक है, सिरे के नजदीक है तो एक बहुत छोटी भुजा बनेगी, एक बहुत बड़ी भुजा बनेगी, उसको हम एक्रोसेंट्रिक कहेंगे, जे शेप। जब सेंट्रोमियर केंद्र में है, सेंटर में है, दोनों बराबर भुजाएं बनेंगी, वी आकार का, मेटासेंट्रिक। और आपके पास अगर केंद्र से, सेंटर से थोड़ा सा दूर है,
एक छोटी और एक बड़ी भुजा बनेगी, एल शेप का गुणसूत्र बनेगा जिसे हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक। अब ये जो सेंट्रोमियर होता है, गुणसूत्रीय बिंदु होता है, इसको हम प्राथमिक संकीर्ण क्षेत्र कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे गुणसूत्र होते हैं, कुछ मतलब 13, 14, 15, 21 और 22, 5 ऐसे गुणसूत्र हैं जिसके अंदर एक द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र पाया जाता है। और द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र का स्थल हमेशा निश्चित होगा, फिक्स होगा, और उसको स्टेन अभिरंजित नहीं किया जा सकता। और द्वितीयक संकीर्ण क्षेत्र के बाद वाला जो भाग होता है गुणसूत्र का, उसको सैटेलाइट कहते हैं, और ऐसे गुणसूत्र को सैट क्रोमोसोम्स कहा जाता है। फिर एनसीईआरटी के आखिरी में बच्चों सूक्ष्म काय नाम के कोशिकांग दे रखे हैं, लेकिन उसके बारे में विस्तार से नहीं दे रखा है। तो आप इतना याद रखिएगा, सूक्ष्म काय माइक्रोबॉडीज सबसे छोटे एकल झिल्ली कोशिकांग होते हैं जो जंतु और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। परोक्सिजोम्स और ग्लायोक्सिजोम्स इनके प्रमुख उदाहरण हैं। परोक्सिजोम्स जो होते हैं वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में होते हैं। जंतु कोशिका में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का अपघटन करते हैं और पादपों के अंदर प्रकाश श्वसन में योगदान देते हैं और वसीय अम्ल के अपघटन में काम करते हैं, ऑक्सीकरण में। ग्लायोक्सिजोम्स होते हैं वो केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं बच्चों, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते, और वो वसा से संबंधित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये वंश जो एक तरीके से पॉडकास्ट है, इसमें अपन ने सारे कोशिकांग और उनके कार्य की बात कर ली है। बढ़िया तरीके से आपका रिवीजन हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।